पहले मैं मधुबनी के बारे में दो चार बातें बताना चाहता हूँ। मधुबनी बिहार का 7वां सबसे गरीब जिला है। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपये, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपये और मधुबनी में प्रति व्यक्ति आय है 22,000 रुपये। तो जब मधुबनी में आप आते हैं, कई लोग बताते हैं कि भैया ये विद्वानों की जमीन है। मैं गांव-गांव में घूम कर कह रहा हूं कि ये विद्वानों की जमीन कभी थी, आज ये मजदूरों की, गरीबों की जमीन है। ये सबसे 7वां सबसे गरीब जिला है। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। जन सुराज अभियान के तहत पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी वितिहरवा आश्रम से जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, करीब करीब आज उसके 15 महीने हो गए हैं। पिछले 1 महीने से मैं आपके जिले मधुबनी में हूँ। इस पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम मधुबनी आए हैं और 29 तारीख तक मैं मधुबनी में हूँ। 29 तारीख को हम यहाँ से दरभंगा जाएंगे। पदयात्रा के दौरान जो मैंने मधुबनी में देखा, समझा, वो आपसे कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं और पूरे बिहार का भी अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर भी एक संक्षिप्त मैं टिप्पणी करूंगा, फिर आपके सवाल ले लेंगे। सबसे पहले तो जो पदयात्रा का उद्देश्य है वो 3 उद्देश्य है। पहला, मेरा अपना जो सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, बिहार को जितना मैंने जानने समझने की कोशिश की, मेरा अपना मानना है कि बिहार में अगर आमूल चूल परिवर्तन, सुधार लाना है तो किसी एक दल के राजनीति में, चुनाव में जीतने हारने से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जो देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज़्यादा बेरोजगार और बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हैं, वो 5 बरस अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, उस पर हल्ला हंगामा करते हैं, गुस्सा इजहार करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर मूलतः 4 बातों पर बिहार में वोट पड़ता है। पहली बात, हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का उम्मीदवार कौन खड़ा है। दूसरी बात, धर्म की बात जो है, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये मैं आंकड़े के साथ आपको कह रहा हूँ क्योंकि कई बार पत्रकारों को भी लगता है कि बिहार में हर चीज राजनीति में जाति के आधार पर ही होता है। इस बात में सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता तो नरेंद्र मोदी जी को तो बिहार में वोट ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जाति का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मेरा अपना आकलन ये है कि यहाँ एक बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन करीब करीब उतनी ही संख्या में लोग धर्म के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर भी वोट करने वाले हैं। तीसरा एक वर्ग है जो यहाँ पर लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है और चौथा जो यहाँ के मुसलमान हैं जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। बिहार की समस्या का मूल कारण, जड़ जो है वो यही है कि यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करते हैं, इन 4 चीज पर ही वोट करते हैं। इसीलिए पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया, समझाया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में सुधार की संभावना नहीं हो सकती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों का कहना है कि भैया अगर हमको अच्छे आदमी को वोट देना भी है, अपनी समस्याओं पर वोट देना है, तो हम वोट किसको दें, हमारे पास विकल्प नहीं है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य यह है कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं। और तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की समझ में बात आ जाए, उनके सामने एक सही विकल्प मिल जाए, उसको वो लोग चुन भी दें, तो भी बिहार में विकास संभव नहीं है जब तक उन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए एक सोची समझी योजना न हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बने। जब मैं 1 महीने 1.5 महीने एक जिले में रहता हूँ तो हर एक पंचायत का यहाँ वहाँ की जमीनी स्थिति को समझकर उसकी एक योजना बनाई जाती है। वहाँ सड़क कैसे बनेगा, बिजली कैसे सुधरेगा, पानी कैसे सुधरेगा, वो तो है ही।
साथ में हर पंचायत में 3 जो बातें हैं कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी कैसे की जाएगी, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे और वहाँ होने वाले खेती किसानी को बेहतर कैसे बनाया जाएगा। इन 3 बातों पर पूरे पंचायत की योजना बनाने के बाद ही हम लोग मधुबनी को खत्म करेंगे, बाहर जाएंगे। अब अभी तक इन 3 उद्देश्यों के साथ जो पदयात्रा हमने करी है उसमें करीब करीब 4000 गाँव में हम पैदल चल कर गए हैं। जो हमने देखा उस पर मैं टिप्पणी करूं उससे पहले मैं मधुबनी के बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूं। मधुबनी बिहार का 7वां सबसे गरीब जिला है। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपये, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपये और मधुबनी में प्रति व्यक्ति आय है 22,000 रुपये। तो जब मधुबनी में आप आते हैं, कई लोग बताते हैं कि भैया ये विद्वानों की जमीन है। मैं गांव-गांव में घूम कर कह रहा हूं कि ये विद्वानों की जमीन कभी थी, आज ये मजदूरों की, गरीबों की जमीन है। ये सबसे 7वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो अन्य जिलों के मुकाबले खासकर पलायन और कृषि की उत्पादकता जो है वो बिहार में सबसे कम है। गेहूं प्रति एकड़ जो यहाँ पैदा होता है वो बिहार के जिलों के मुकाबले भी मधुबनी में सबसे कम है। मधुबनी की एक और विशेषता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जलकर है। 31,000 एकड़ जमीन यहाँ पर, जहाँ पर पानी है। ये मधुबनी की सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मधुबनी में कुल 2,23,000 हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, उसमें 31,000 एकड़ जमीन है जो जलकर है और उस जलकर का यहाँ पर 85%, मतलब 31,000 एकड़ जो जमीन है उसमें 85% जमीन जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ पर कोई काम व्यवसायिक या आर्थिक उपयोग का में नहीं लाया जा रहा है। तो मधुबनी की परेशानी की, गरीबी का एक बड़ा कारण जल का उपयोग न होना, जलकरों का उपयोग न होना है, जो क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप मछली मखान की बात करते हैं वो उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है, जलकर बहुत है, तालाब पोखरे बहुत है, लेकिन रख रखाव के अभाव में जब सब वो बर्बाद हो गया है। 85% जलकर बिल्कुल व्यावसायिक एक्सप्लॉयटेशन के काम में नहीं लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मधुबनी में एक जो और बड़ी समस्या है जो बाढ़ और जल जमाव की, उसकी वजह से भी गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब पूरे बिहार में जो अभी तक हमने देखा और जो मधुबनी में भी कॉमन है, 3 जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में दिखी, जो मधुबनी में भी दिखी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है हमारी नज़र में बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कहिएगा भैया इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? ये तो सबको मालूम है कि बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब हम लोगों ने पदयात्रा की तो इस बेरोजगारी और पलायन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की समझ और इन समस्याओं की विकरालता को देखा हमने। गांव के गांव जहां पर बाढ़ नहीं भी आता है, उन गांवों से भी 40 से 50% युवा बाहर चले गए। और पलायन यहाँ पर सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है। कई बार हमको आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। पलायन से यहाँ पर समृद्ध परिवार भी उतने ही अफेक्टेड है। जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई और नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो हर आदमी को जाना है। इसका एक सामाजिक पहलू ये है कि गांव में आपको बुजुर्ग मिल रहे हैं, 70 से 80% महिलाएं मिल रही हैं और छोटे बच्चे मिल रहे हैं। नवयुवक नौजवान गांव में है ही नहीं। और लोगों ने करीब करीब इसको जीवन की सच्चाई मान लिया है। परिवार की जो एक परिकल्पना है, माता पिता बाल बच्चे पति पत्नी साथ में रहने का, वो परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। मैं गांव में जाता हूं, लोग बताते हैं कि भाई ये 15 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर चल रहे हैं। उनको इस बात का खुद का एहसास नहीं कि उनके परिवार के लोग जीवन भर साल में 11 महीना बाहर ही रहते हैं। उनको अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, पिता के साथ रहने का सुख नहीं है। यही हाल कमोवेश बेरोजगारी का भी है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर गरीबों का मामला नहीं है। जो समृद्ध परिवार हैं, जो बड़े किसान हैं, व्यवसायी हैं,
वो भी रास्ते चलते हमको मिलते हैं और लोग 15,000 20,000 रुपए के नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को तैयार है। जिसके पास 20 बीघे जमीन है, जो सो कॉल्ड यहाँ पर जमींदार है, वो भी अपने बच्चों के 20-25 हजार रुपए नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कहीं नौकरी लगा दीजिए। तो बेरोजगारी और पलायन ये समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। और मधुबनी में मुझे लगता है कि अभी तक जो मैं 11 जिलों में गया हूँ, सीतामढ़ी शायद इससे भी ज़्यादा खराब है, लेकिन सेकेंड वर्स्ट 11 जिलों में मैंने मधुबनी की हालत देखी जहाँ तक पलायन का मामला है।